हेलो दोस्तों, स्टडी विद एनु में मैं एनु आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। तो जैसे कि आपको पता है, न्यू ईयर स्टार्ट हो गया है और कल आपको हमारा इस प्रैक्टिस सेट का 1 प्रैक्टिस सेट भी आपने कर लिया होगा। तो हमारा एसएसटी का एग्ज़ाम है एलटी ग्रेड का, अभी 17 तारीख को। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको एसएसटी का टीजीटी का एक प्रैक्टिस सेट करा देते हैं। हालांकि मैं वैसे भी अलग अलग प्रैक्टिस सेट करा चुकी हूँ, लेकिन कंबाइंड प्रैक्टिस सेट अभी आपने नहीं किया है। हम जीएस फॉर्म में कर रहे हैं, बट ऐसे नहीं किया जैसे टीजीटी का पेपर आता है। तो एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो टीजीटी और पीजीटी तो हमें देना ही देना है पेपर उसके, तो क्योंकि एलटी ग्रेड का पेपर तो एक ही बार हुआ था, ठीक है ना। तो अगर आपने कल का इसका पहला प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो आप ज़रूर देख लीजिए जाके, आपको मिल जाएगा मेरे चैनल पे। और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक्स मिल जाएंगे। तो मैंने अब तक जितने भी प्रैक्टिस सेट कराए हैं, जो जो क्लासेस कराई हैं, उन सब की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपको मिल जाएगी। और इसकी प्रैक्टिस सेट आपको एसएसटी नाम से मिलेगी। तो एसएसटी यानी कि हमारा सामाजिक विज्ञान, तो आप वहाँ से देख सकते हैं और आपको स्टार्टिंग में ही मिल जाएगा इसका लिंक, ठीक है। तो पहला आप देख सकते हो। और मैं आपको बता दूँ, ये क्लास आपकी आती है मॉर्निंग में, तो मैं आपको सुबह 8 बजे जो है ना ये क्लास दे रही हूँ। मॉर्निंग में आप 8 AM पर ये क्लास कर रहे हो। इसके साथ साथ आप दोपहर को 12 बजे भी क्लास कर रहे हो, जिसमें आप ज्योग्राफी का प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो, ठीक है। तो आप वो भी कर सकते हो। मेरा पेन कुछ गड़बड़ कर रहा है तो आप ज्योग्राफी का प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो दोपहर को 12 बजे। और इसके साथ ही साथ, एक मिनट, सुबह 8 बजे आप ये वाला प्रैक्टिस सेट कर रहे हो, ठीक है। 12 बजे आप लगा रहे हो ज्योग्राफी का प्रैक्टिस सेट। और शाम को 6 बजे मैं आपको जीएस करवा रही हूँ एलटी ग्रेड के लिए, 1 लाइनर फॉर्म में। तो आप वो भी कर रहे हो। और उसमें भी हम हिस्ट्री पूरी खत्म कर चुके हैं, यानी आपके 3 वीडियो आ चुके हैं। सॉरी, 3 वीडियो क्यों, अब तो आपका ज्योग्राफी भी कंप्लीट हो गया है। तो ज्योग्राफी भी कंप्लीट हो गई। तो मैंने ऐसे किया था उसमें कि एक दिन आपको मैंने एशियन इंडियन हिस्ट्री कंप्लीट करा दी थी, दूसरे दिन मैंने आपको मिडवल करा दी, तीसरे दिन मैंने आपको मॉडर्न करा दी, चौथे दिन मैंने आपको ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी करा दी, 5वें दिन मैंने आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी करा दी। इस तरह से मैं करवा रही हूँ, ठीक है। तो वो मैं पूरा जीएस का पोर्शन आपका कंप्लीट करा दूंगी। कंबाइंड एक मैंने आपका शुरू कर दिया है। तो दिन में आपके 3 वीडियो आते हैं, यानी कि मैं 3 क्लासेस देती हूँ आपको। तो मैं मेहनत कर रही हूँ, आप भी मेहनत करिए तो बस आपको देखना है, सुनना है, पढ़ना है और कुछ नहीं करना। और प्रैक्टिस लगाते रहिए, क्योंकि मैं सिर्फ प्रैक्टिस ही सेट करा रही हूँ, कुछ पढ़ा वढ़ा नहीं रही हूँ, सिर्फ प्रैक्टिस सेट करा रही हूँ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का सेकेंड प्रैक्टिस सेट। तो हम आज दूसरा नंबर का प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो कल हमने पहला नंबर प्रैक्टिस सेट कर लिया है, जैसे कि आप थंबनेल पे देख पा रहे हो, टीजीटी सामाजिक विज्ञान का प्रैक्टिस सेट है। और हम दूसरा नंबर प्रैक्टिस सेट आज करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो अगर आप मेरे चैनल यानी स्टडी विद एनु में नए हैं तो स्टडी विद एनु को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो स्टडी विद एनु को भाई सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। देखो पेन क्या हाल कर रहा है, पता नहीं क्या हो जाता है इसको एक सेकेंड, यहाँ लिखती हूँ, बहुत परेशान कर रहा है मुझे ये पेन। चलिए आगे बढ़ते। तो ये रहा आपका प्रैक्टिस सेट। स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल यानी स्टडी विद एनु में नए हैं तो स्टडी विद एनु को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और पेन मेरा आज ऐसे ही कुचुर पुचुर कर रहा है, पता नहीं कैसे टिक भी मार पाऊंगी कि नहीं मुझे समझ नहीं आता कभी कभी ये इतना क्यों परेशान करता है। ये देखो, फिंगर से लिख रही हूँ तो लिख जा रहा है, ये देखो। स्टडी विद एनु को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। इन सब चीज़ों में क्या रखा है, पढ़ाई में रखा हुआ है सारी चीज़ें, है ना। चलो प्रैक्टिस सेट नंबर 1। तो जैसे कि आपको पता है कि भाग 1 में 4 प्रश्न दिए होते हैं। जब हम टीजीटी का पेपर देने जाते हैं तो उसमें 4 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से हमें एक प्रश्न का उत्तर भरना होता है यहाँ पे, ठीक है। तो हमें तो चारों ही करने हैं, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। पहला है, 2011 की भारतीय जनगणना के अनुसार लोगों की संख्या के संदर्भ में तीसरे स्थान पर निम्नलिखित धार्मिक समूहों में से कौन सा है। तो ये है आपका ईसाई समूह, ठीक है। तो इसमें आपके तीसरे नंबर पर ईसाई समूह आता है। नेक्स्ट है, बुद्ध की निम्नलिखित मुद्राओं में से कौन मार्गदर्शन मुद्रा के रूप में भी प्रसिद्ध है। तो ये है आपकी भूमि स्पर्श मुद्रा। भूमि स्पर्श मुद्रा जो है वो मार्गदर्शन मुद्रा के रूप में भी प्रसिद्ध है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड
CCL ने डैश के संचालन के लिए JMS साइनिंग प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए। तो ये उस टाइम का क्वेश्चन है, तो ये है आपका पीपरवार कोल माइंस पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा संवैधानिक प्रावधान, एक सेकेंड, कौन सा संवैधानिक प्रावधान ग्राम सभा के गठन से संबंधित है? तो ये आपका संबंधित है अनुच्छेद 243A से। ठीक है, तो ग्राम सभा का जो गठन होता है वो अनुच्छेद 243A के तहत किया जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब भैया जिसका ज्योग्राफी सेक्शन है वो आ जाइए। तो ज्योग्राफी के क्वेश्चन हमारे स्टार्ट हो रहे हैं यहाँ से। तो पहले हम ज्योग्राफी के क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हिस्ट्री आएगी, उसके बाद आपकी इकोनॉमिक्स आ जाएगी और उसके बाद पॉलिटी आ जाएगी। ठीक है, निम्नलिखित में से किस एक राज्य में भारत की जनगणना 2011 के अनुसार लिंगानुपात न्यूनतम है? तो ये है आपका हरियाणा। ठीक है, हरियाणा में 2011 के अनुसार लिंगानुपात कितना है? हरियाणा में न्यूनतम है। नेक्स्ट है, प्रथम पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से किस वर्ष में लागू की गई थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना आपकी 1951 में लागू की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीली क्रांति से आशय है? तो नीली क्रांति से आशय है आपका मछली पालन से। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर आपका मझगांव डॉक लिमिटेड मारमा गोवा आपका सुमेलित नहीं है। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापत्तनम में है, गार्डन रीच वर्कशॉप आपकी कोलकाता में है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड आपका वास्को डिगामा में है। मझगांव डॉक लिमिटेड आपका मारमा गोवा में नहीं है। नेक्स्ट है, भारत के लौह इस्पात संयंत्रों के उत्तर से दक्षिण के निम्नलिखित क्रमों में से कौन सा क्रम सही है? तो ये है आपका बोकारो, बर्नपुर, जमशेदपुर और राउरकेला। तो ये वाला क्रम आपका सही है। ठीक है, ये क्रम आपका एकदम सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, धारवाड़ के मस्की बैंड तथा चैंपियन रीफों में निम्नलिखित में से किस खनिज संसाधन के महत्वपूर्ण भंडार निहित है? तो ये निहित है आपके सोना में, सोना के। तो धारवाड़ के मस्की बैंड और चैंपियन रीफों में सोना जो आपका खनिज संसाधन है, इसके महत्वपूर्ण भंडार निहित है। ठीक है, नेक्स्ट है, उल्लिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन नंबर आपका 8। चलो मिलाओ, देख लो, स्टील प्लांट है यहाँ पर और लॉयस्क आपके लॉयस्क का स्रोत दिया हुआ है। ठीक है, तो जमशेदपुर आपका स्टील प्लांट कहाँ पर, लॉयस्क का स्रोत, तो जमशेदपुर स्टील प्लांट आपका गुरु महिसानी खाने। ठीक है, तो ये आपका सुमेलित है। और हाँ, कहाँ जा रहा है, ये सुमेलित है। ठीक है, उसके बाद विश्वेश्वरैया जो है वो आपका केमानगुंडी खाने है स्टील प्लांट। ठीक है, स्रोत भिलाई स्टील प्लांट का स्रोत क्या है? तो भिलाई स्टील प्लांट का स्रोत है बोलानी खाने। ठीक है, और दुर्गापुर स्टील प्लांट का, सॉरी भिलाई का ये नहीं है, भिलाई का है आपका डल्ली राजहरा श्रेणियां, और दुर्गापुर स्टील प्लांट का है आपका बोलानी खाने। ठीक है, तो खाली ए वाला आपका सही सुमेलित था, बाकी सारे रॉन्ग थे, तो मैंने आपको मिला दिया इसको। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं में से कौन केवल एक ही राज्य में सीमित है? तो ये है आपकी पेरियार परियोजना। पेरियार परियोजना आपकी जो है वो केवल एक ही राज्य में स्थित है। ठीक है, तो ये पेरियार नदी पर बनी हुई है। इडुक्की बांध केरल राज्य की विद्युत आपूर्ति का प्रमुख स्रोत भी है। ठीक है, नेक्स्ट है, मृदा की लवणता की समस्या के समाधान हेतु निम्नलिखित में से किसे सामान्यतः प्रयोग किया जाता है? तो बताओ किसे प्रयोग किया जाता है? तो ये प्रयोग किया जाता है जिप्सम का। मृदा की लवणता की समस्या के समाधान हेतु जिप्सम का सामान्यतः प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित मृदाओं में से भारत में सर्वाधिक विस्तृत मृदा कौन सी है? तो भारत में सर्वाधिक विस्तृत मृदा है आपकी जलोढ़ मृदा। कौन सी मृदा है? जलोढ़ मृदा। ठीक है, तो भारत में सर्वाधिक विस्तृत मृदा है आपकी जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस कारण से वन के लिए एक बड़े क्षेत्र को सुरक्षित करना आवश्यक है? तो भैया सबसे बड़ा कारण है पारिस्थितिकी संतुलन करना। तो पारिस्थितिकी संतुलन करने के लिए वन के एक बड़े क्षेत्र को सुरक्षित करना आवश्यक है। नेक्स्ट है, फूलों वाली बौछार डैश की कृषि के लिए अत्यंत लाभदायक होती है? तो फूलों वाली बौछार जो है वो कॉफी की कृषि के लिए अत्यंत
आवश्यक या अत्यंत लाभदायक होती है। ठीक है, और ये केरल और निकटवर्ती कौवा उत्पादक क्षेत्रों में कौवा के फूल खिलाने के मतलब इसमें जो फूलों वाली बौछार है वो कॉफी की कृषि के लिए अत्यंत लाभदायक इसलिए है क्योंकि इस वर्षा से केरल और निकटवर्ती कौवा उत्पादक क्षेत्रों में कौवा के फूल खिलने लगते हैं और ग्रीष्म ऋतु के खत्म होते होते पूर्व मानसून बौछारें पड़ने लगती है, जो केरल और तटीय कर्नाटक में एक आम बात है। ठीक है, और स्थानीय तौर पर इस तूफानी वर्षा को आम्र वर्षा यानी कि मैंगो शावर भी कहा जाता है क्योंकि ये आमों को जल्दी पकने में सहायता देती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानसून की उत्पत्ति में तिब्बत के उच्च पठार के तापी प्रभाव को निम्नलिखित में से किसने महत्वपूर्ण मांगा? तो ये माना है कोटेश्वरम एवं फ्लोन ने। ठीक है, कोपेन के नेक्स्ट है, कोपेन के विश्व जलवायु वर्गीकरण में मध्यवर्ती गंगा मैदान की जलवायु प्रदर्शित की गई। तो ये प्रदर्शित की गई है CWG के द्वारा। ठीक है, CWG के द्वारा ये प्रदर्शित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत प्रायद्वीप की पूर्व की ओर बहने वाली नदियों का भारत से दक्षिण की ओर सही क्रम क्या है? तो ये है आपका स्वर्णरेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी और वेंगई नदी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पंजाब के दोआब के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पंजाब का जो दोआब है वो व्यास और सतलज के बीच जलांधर दोआब है। ठीक है, ठीक, आगे बढ़ते हैं। जलांधर दोआब है आपका, और ये एक और है इसमें आंसर, व्यास और रावी के बीच में बारी दोआब है। तो ये दोनों ऑप्शन आपके सही हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु नदी निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला के बीच में बहती है? तो सिंधु नदी जो है वो लद्दाख और जास्कर पर्वतमाला के बीच में बहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज मैं थोड़ा सा फास्ट करा रही हूँ, डिस्क्रिप्शन पे इतना ध्यान नहीं दूंगी। ठीक है, तो आज थोड़ा सा फास्ट करा रही हूँ क्योंकि मुझे लगा कि कल वाला जो क्लास है वो आपका बहुत बड़ा हो गया और शायद आप लोग बोर हो जाओगे। बाकी आप जैसा फीडबैक दोगे उस हिसाब से आगे की क्लास हो जाएगी। ठीक है, स्थलाकृतियों का मिलान भू आकृतिक खंडों से करें। तो यहाँ पे आपका ड्यून जो है वो उत्तर पर्वतमाला से मिल जाएगा, मोलेसिस बेसिन जो है वो पूर्वी पहाड़ियों से मिल जाएगा और बरखान आपका भारतीय मरुस्थल से मिल जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत दर्रा लद्दाख पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो लद्दाख पर्वत श्रेणी में आपका खारदुंगला दर्रा स्थित है। ठीक है, तो खारदुंगला जो है वो भारत के लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश की लद्दाख श्रेणी में स्थित है और ये दर्रा जो है वो लेह के उत्तर में स्थित है, जो श्योक घाटी को नुब्रा घाटी से जोड़ता है। कौन सी घाटी से? अरे ये पेन तो भैया, श्योक घाटी को किससे जोड़ता है? नुब्रा घाटी से जोड़ता है। ठीक है, जैसा भी चल रहा है वैसा बता दे रही हूँ, नुब्रा घाटी से जोड़ता है। और बनिहाल दर्रा, ये वाला बनिहाल दर्रा जो है ये आपका, एक सेकंड, ये इसका आंसर है। बनिहाल दर्रा जो है वो आपका जम्मू कश्मीर में है। ठीक, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में है, पीर पंजाल श्रेणी में। ठीक, नेक्स्ट है, अंडमान निकोबार द्वीप की सबसे ऊंची चोटी सैंडल चोटी निम्नलिखित किस द्वीप में स्थित है? तो ये आपकी स्थित है उत्तरी अंडमान में। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सैंडल चोटी उत्तरी अंडमान में स्थित है और भारत में दो प्रमुख द्वीप समूह हैं, एक बंगाल की खाड़ी में है और दूसरा अरब सागर में। बंगाल की खाड़ी के द्वीपों को दो श्रेणियों में बांटा गया है, उत्तर में अंडमान और दक्षिण में निकोबार। ये द्वीप समूह समुद्र में जलमग्न पर्वतों का हिस्सा है। ठीक है, और इन द्वीप समूहों की प्रमुख चोटियां भी हैं, जैसे कि सैंडल चोटी उत्तरी अंडमान की है और डियो वैली जो है वो मध्य अंडमान की है, कोयोबा जो है वो दक्षिण अंडमान की है, थुइलर जो है वो ग्रेट निकोबार की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गिलगिट बाल्टिस्तान का प्रादेशिक विवाद निम्न में से किन के बीच में है? तो ये है आपका भारत और पाकिस्तान के बीच में। ठीक, तो गिलगिट बाल्टिस्तान का प्रादेशिक विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच में, और ये क्षेत्र जम्मू कश्मीर के उत्तर पश्चिम में स्थित अत्यधिक ऊंचाई वाला एक पहाड़ी क्षेत्र है। ये क्षेत्र आपका पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि POK में लगा हुआ है और अपनी भौगोलिक स्थिति की वजह से ये भारत के लिए सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर ये कहा जा सकता है कि ये क्षेत्र कानूनी तौर पर भारत का हिस्सा है, किंतु पाकिस्तान ने इस क्षेत्र की स्थिति पर पूर्णतः अस्पष्टता बना रखी है। ठीक है, नेक्स्ट है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किस जलखंड के द्वारा एक दूसरे से अलग किए जाते हैं?
तो ये आपके अलग किए जाते हैं 10 डिग्री चैनल, यानी कि 10 डिग्री जलमार्ग के द्वारा। ठीक है, तो ये है ना छोटा लघु अंडमान को कार निकोबार द्वीप समूह से ये पृथक कर देता है। ठीक है, अब बात करते हैं 8 डिग्री की। तो 8 डिग्री जो उत्तरी जलमार्ग है ये मिनिकॉय यानी कि लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है। ठीक है, और आपका 9 डिग्री है, एक 9 डिग्री जो है वो उत्तरी जलमार्ग मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अन्य द्वीपों यानी कि कल्पेनी द्वीप, कावारत्ती, अंडरथोट, अगत्ती से पृथक करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थल आवृत देश नहीं है? तो ये है आपका कुवैत। कुवैत आपका स्थल आवृत देश नहीं है। ठीक है, भूटान, नेपाल और अफगानिस्तान आपके स्थल आवृत देश हैं, लेकिन कुवैत फारस की खाड़ी के उत्तरी पश्चिमी छोर पर स्थित एक संपन्न खनिज संपदा वाला देश है और इसकी राजधानी है कुवैत सिटी। क्या है इसकी राजधानी का नाम? कुवैत सिटी है इसकी राजधानी का नाम, कुवैत सिटी। बरगन पहाड़ी और मगवा इसका सर्वाधिक तेल संपन्न क्षेत्र है, जबकि मीना अल अहमदी प्रमुख तेल पत्तन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में लॉ एस के सर्वाधिक भंडार पाए जाते हैं? तो लॉ एस के सर्वाधिक भंडार आपके ब्राजील में पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, गन्ना उत्पादन में ब्राजील, भारत और चीन का स्थान है। तो ये है आपका पहला स्थान है ब्राजील का, दूसरा स्थान है भारत का, तीसरा स्थान है चीन का गन्ना उत्पादन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोलखोज कृषि निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो कोलखोज जो कृषि है वो सामूहिक कृषि का उदाहरण है आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आपके आते हैं कृषि आती है, ठीक, इसके साथ साथ मुर्गी पालन आता है और आपका खनन आता है, बस स्वास्थ्य नहीं आता। ठीक है, तो प्राथमिक क्षेत्र के अंदर कृषि, खनन और मुर्गी पालन आते हैं। मानव के वो क्रियाकलाप जिनसे आय होती है वो आर्थिक क्षेत्र, आर्थिक क्रिया कहा जाता है। और आर्थिक क्रियाओं को मुख्यतः 4 वर्गों में विभाजित किया गया है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक। ठीक है, तो प्राथमिक क्रियाएं प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर होती हैं और इसके अंतर्गत आपका आखेट आ गया, भोजन संग्रह आ गया, पशुचारण आ गया, मछली पकड़ना आ गया, वनों से लकड़ी काटना आ गया, कृषि आ गया और खननकार आ गया। ठीक है, तो किसी किसी का डिस्क्रिप्शन दे रही हूँ, सबका नहीं दे रही हूँ। ठीक है, जो मुझे लग रहा है कि आपको बता देना चाहिए इसके बारे में तो मैं बता देती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋण सेवा अनुपात क्या है? बताओ भाई। तो ऋण सेवा अनुपात है कि किसी देश के निर्यात आय का वो अंश जिसका उसकी ऋण भुगतान की पूर्ति में उपयोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्राल बस्ती से संबंधित है। तो क्राल बस्ती से संबंधित है आपका मसाई। क्राल बस्ती मसाई से संबंधित है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के अधिवास का विकास सड़क, नदी या नहर के दोनों किनारों पर होता है? तो ये होता है आपका रेखाकार। रेखाकार अधिवास का विकास जो है वो सड़क, नदी और नहर के दोनों किनारों पर होता है। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे प्रवास मॉडल और प्रस्तावक को हमें मिलाना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो गुरुत्व मॉडल है वो दिया है रॉयली रैली ने, इन्होंने ही दिया है। न्यूनतम प्रयास सिद्धांत दिया है जिफ ने। ठीक है, सूक्ष्म विश्लेषणात्मक मॉडल आपका दिया है हैंगर स्टैंडर्ड ने और प्रतियोगी प्रवासी मॉडल दिया है स्टोफर ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रतिशत में जनसंख्या परिवर्तन को निम्नलिखित में से किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो ये व्यक्त किया जाता है आपका जनसंख्या वृद्धि दर के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित देशों में से कौन सा जननांगी संक्रमण का विस्तार अवस्था में है? तो ये है आपका पेरू। पेरू का जननांगी संक्रमण की विस्तार अवस्था में है। नेक्स्ट है, ये कथन की राजनीतिक सीमाएं राष्ट्रीयताएं स्थापित करने पे ध्यान देती है, डैश के द्वारा किया गया था। तो ये किया गया था आपका एच कोहन के द्वारा। नेक्स्ट है, वो सिद्धांत जिसमें प्राकृतिक पर्यावरण का मानव के ऊपर प्रभाव को सर्वोपरि माना गया है। तो ये माना गया है आपका नियतिवाद को। किसको माना गया है? नियतिवाद को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरे हीरा, विविधता में एकता की अवधारणा निम्नलिखित में से किसने दिया है? तो विविधता में एकता की अवधारणा दी है सी रिटर ने। ठीक है, थिसेन बहुभुज का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। तो थिसेन बहुभुज का सर्वप्रथम प्रयोग बोग ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवमंडल शब्द का प्रथम बार व्यापक स्तर पर प्रयोग किसने किया है? तो ये किया है आपका बर्नार्डस्की ने। किसने किया है? बर्नार्डस्की ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 40। यहाँ पर हमें इसको छोटा कर लेते हैं थोड़ा, और इसको सुमेल करना है शायद, है ना। चलो, तो समताप रेखा क्या होती है? समताप रेखा होती है समान अवधि तक धूप वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा। समलवण रेखा क्या होती है? तो महासागर में समान लवणता वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा। समवागति रेखा क्या होती है? समान वायु गति वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा। और आइसोनेफ क्या होता है? बादल के समान औसत प्रतिशत वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ज्वार भाटा की उत्पत्ति संबंधी प्रगामी तरंग सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो ये प्रतिपादित किया था विलियम हैवेल ने। नेक्स्ट है आइसोहेल। आइसोहेल डैश के स्तर को प्रदर्शित करने के लिए प्रयुक्त की जाती है। तो आइसोहेल समान सूर्य प्रकाश के स्तर को प्रदर्शित करने के लिए प्रयुक्त की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा शब्द महाद्वीप उत्थान और मध्य महासागरीय कटक के बीच पाए जाने वाले समुद्र तल के एक बड़े समतल क्षेत्र का वर्णन करता है? तो ये करता है आपका रसातल मैदान। नेक्स्ट है उष्णकटिबंधीय चक्रवात के केंद्र में स्थित शांत और कम दबाव की स्थिति वाला क्षेत्र कहलाता है। तो ये कहलाता है आंख। क्या कहलाता है? आंख कहलाता है, यानी कि आई। नेक्स्ट है मेघ के निम्नलिखित प्रकारों में से कौन सा अधिकतम ऊंचाई बनता है? तो ये है आपका पक्षाभ मेघ। पक्षाभ मेघ जो है, देखो बादलों की उनकी ऊंचाई के आधार पर 4 प्रमुख प्रकारों और 10 उप प्रकारों में विभक्त किया गया है, जिसमें सबसे अधिक ऊंचाई पर आपका पक्षाभ प्रकार के बादल जो है वो पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। दोनों गोलार्धों में लगभग 60 डिग्री अक्षांश पर स्थित निम्न दाब की पेटी कहलाती है। तो ये कहलाती है आपकी उपध्रुवीय निम्न दबाव पेटी। ठीक है, नेक्स्ट है तेज हवा की गति और वातावरणीय अस्थिर स्थितियां किसके लिए पूर्वापेक्षित शर्तें हैं? तो ये है आपकी यांत्रिक प्रतिलोमन की। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक आराम कुर्सी की तरह होता है? तो आराम कुर्सी की तरह आपका होता है सर्क। ठीक, नेक्स्ट है, अब यहाँ पे मैं सूची मिलानी, सूची स्थलाकृति और अभिकर्ता मिलाना है। तो जलगर्तिका आपकी नदी होती है, अभिकर्ता नदी जो है वो जलग्रतिका स्थलाकृति बनाती है। ठीक है, घोलरंध्र जो है वो भूमिगत जल बनाता है, पल्सा जो है वो आपका परिहिमानी बनाती है, और लुनेट जो है वो आपका वायु बनाती है। ठीक है, हो गया मिलान। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है डेविस के भौगोलिक चक्र के ग्राफिक चित्रण में 2 वक्रों ऊपरी और निचला का अंतर डैश प्रदर्शित करता है। तो ये अंतर कौन प्रदर्शित करता है? सापेक्ष उच्चावच प्रदर्शित करता है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय चाप पर भूकंप आने का मुख्य कारण है? तो ये है आपका यूरेशियन प्लेट के द्वारा इंडियन प्लेट की गति में बाधा और इंडियन और यूरेशियन प्लेट के बीच लॉक टूटने से उत्पन्न ऊर्जा और तनाव का निकलना। ठीक है, तो बी और सी आपका ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है ज्वालामुखी के द्वारा निर्मित निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति बहिर्वेदी है? तो बहिर्वेदी आपकी भू आकृति है इसमें से ये शंकु। ठीक है, क्या है? शंकु। तो ज्वालामुखी द्वारा निर्मित शंकु जो है भू आकृति बहिर्वेदी है। नेक्स्ट है ईसी बुलार्ड की संकल्पना संबंधित है। तो ईसी बुलार्ड की संकल्पना आपकी रिफ्ट घाटी की उत्पत्ति से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है विचार्ट गुटेनबर्ग असंभवता निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित है? तो ये है आपकी निचली मैटिटल और ऊपरी कोर के मध्य में। ठीक है, नेक्स्ट है दुर्बल मंडल के पदार्थ की अवस्था का निर्धारण निम्नलिखित में से किन तरंगों के संचरण से किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका पी और एस तरंगों से। तारों की निसृत गैस और धूल के राशि के पिंड को कहते हैं, क्या कहते हैं? नेबुला कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किन द्वीपों के नजदीक से गुजरती है? तो ये गुजरती है फिजी द्वीप से। जब सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत है तो मकर रेखा पर सूर्य की किरणों का कोण निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो ये होगा आपका 43 डिग्री कोण। ठीक है, तो किरणों को कोण कैसे, जब सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है, मकर रेखा पर सूर्य की किरणों को कैसे करेंगे? तो भाई किरणों का जो कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है। ठीक है, रुक जाओ मैं
आपने हाथ से ही बता देती हूँ। तो किरणों का जो कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो 90 डिग्री बराबर 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री इधर लिख देंगे, ठीक है। तो उसके बाद इसको ऐसे, ठीक है। उसके बाद बराबर कितना आएगा, 90 डिग्री माइनस आपका 47 डिग्री आ जाएगा, ठीक। और फिर इन दोनों को जब माइनस हो जाएगा तो 43 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से निकल जाएगा। चलो, निम्नलिखित में से कौन सी देशांतर रेखा अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा मानी गई है, बताओ कौन सी मानी गई है। तो ये मानी गई है आपकी 180 डिग्री, 180 डिग्री देशांतर रेखा जो है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा मानी गई है। नेक्स्ट है, हीलियोसेंट्रिक सिद्धांत को किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है। तो ये किया गया है कोपरनिकस के द्वारा, कोपरनिकस के द्वारा हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया है। नेक्स्ट है, पनामा नहर निम्नलिखित किन दो जलखंडों को जोड़ता है। तो पनामा नहर आपका अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट है, टोडा जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है। तो टोडा जनजाति जो है वो आपकी निवास करती है तमिलनाडु में। कहाँ करती है, तमिलनाडु में निवास करती है। नेक्स्ट है, भारत में हरित राजमार्ग नीति शुरू की गई थी। तो भारत में हरित राजमार्ग नीति आपकी 2015 में शुरू की गई थी। और ये ज्योग्राफी का लास्ट क्वेश्चन है। और अब हम चलेंगे हिस्ट्री के पोर्शन में। तो जिसका जिसका भी भैया हिस्ट्री है वो आ जाओ मैदान में। अब आपके इतिहास के क्वेश्चन जो हैं वो शुरू होने वाले हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, सिंधु पर आरंभिक अरब आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था। तो भैया वहां का जो शासक था वो था दाहिर। इसकी एक स्टोरी है, अगर आपने मेरी क्लासेस देखी होंगी तो आपको इस स्टोरी के बारे में पता होगा। चलो थोड़ा सा बता देती हूँ, वैसे तो पूरी नहीं बताऊंगी स्टोरी, थोड़ी सी बताऊंगी यहाँ पे क्योंकि थोड़ी लंबी स्टोरी है। तो भारतवर्ष पे जो प्रथम मुस्लिम आक्रमण करता था वो अरब का मोहम्मद बिन कासिम था, ठीक है। कासिम ने क्या किया, 712 में सिंध पर आक्रमण किया। हालांकि इसके पहले 711 में उबैदुल्ला और बुदैल के नेतृत्व में भी अरब आक्रमण हुआ जो कि असफल रहा था, ठीक है। अल बावरजी सिंध के खतरनाक लुटेरे थे जो अरबी व्यापारियों के काफिलों को लूट लेते थे। सिंध का शासक था दाहिर। दाहिर इन लुटेरों पर नियंत्रण नहीं रख पा रहा था, जिसके कारण अरब के जो गवर्नर था अल हज्जाज ने कासिम को भारत पर आक्रमण करने के लिए भेजा, जिसने दाहिर को क्या किया, पराजित कर दिया। मूलतः अरबी में लिखित जो ग्रंथ है चचनामा और फतेहनामा में अरबों के सिंध विजय का वर्णन मिलता है। तो सिंध पर जब आरंभिक अरब आक्रमण के समय वहां का शासक किसको बताएंगे, हम दाहिर को बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार गुप्त शासक समुद्रगुप्त के सीमावर्ती राजाओं के साथ किस प्रकार के संबंध थे। तो ये आपके उपरोक्त सभी, यानी कि सर्वकर दान का संबंध भी था, आज्ञाकरण भी करते थे और प्राणामागमन भी करते थे। तो गुप्त शासकों में समुद्रगुप्त की बात करें तो समुद्रगुप्त जो है वो आपका 350, ठीक है, 350 से लेकर, एक सेकेंड, तो समुद्रगुप्त जो है वो आपका 350 से लेकर के 375 तक इलाहाबाद शिलालेख में लिच्छवी दौहित्र कहा गया है। समुद्रगुप्त की माता कुमार देवी लिच्छवी राजकुमारी थी जो चंद्रगुप्त प्रथम विक्रमादित्य जिनकी उपाधि थी की पत्नी थी, ठीक है। समस्त राजाओं के उन्मूलन करने के कारण उसे एक उपाधि मिली सर्वराजोच्छेता तथा एक अन्य अश्वमेघ पराक्रम प्रदान की गई। प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त ने सीमावर्ती राजाओं के साथ सर्वकरदान, आज्ञाकरण और प्राणामागमन की नीति का अनुसरण किया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मौर्यकालीन काकड़ी किस धातु के बने सिक्के थे। तो मौर्यकालीन जो काकड़ी धातु थी, ये आपके सिक्के जो बने हुए थे ये थे आपके तांबे के सिक्के होते थे। तो मौर्य काल की जो राजकीय मुद्रा थी वो होती थी पण। क्या होती थी, पण, ठीक है। ये 3/4 तोले के बराबर चांदी का सिक्का होती थी, ठीक है। राजकीय कार्य और अधिकारियों के वेतन आदि के लिए इसी मुद्रा का प्रयोग होता था। पुराण और धरण प्राक मौर्यकाल और मौर्यकालीन आहत मुद्रा थी, ठीक है, जो चांदी की बनी हुई थी। मौर्यकाल में रुपया, रूप, कर्षापण, पण, धरण आदि चांदी का हाथ सिक्का था तथा सुवर्ण और निष्क जो है वो सोने का हाथ सिक्का होता था, जबकि मासक और काकड़ी, ठीक है, वो आपके तांबे के हाथ सिक्के होते थे, ठीक है। तो मैंने बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं, सम्राट अशोक ने लोगों के समक्ष कौन सा बौद्ध आदर्श पेश किया था। तो सम्राट अशोक ने जो बौद्ध आदर्श पेश किया था वो पेश किया था शांति का, ठीक है। तो
छठी शताब्दी ईसा पूर्व में निम्नलिखित में से किस महाजनपद में राजतंत्रात्मक शासन नहीं था? तो राजतंत्रात्मक शासन आपका नहीं था वज्जी में। दो ऐसे जनपद थे जहां पे राजतंत्रात्मक शासन नहीं था, वहां पर लोकतंत्र था, ठीक है, यानी प्रजातंत्र। तो छठी शताब्दी ईसा पूर्व की शुरुआत में उत्तर भारत में सार्वभौम सत्ता का पूर्णता अभाव था और संपूर्ण प्रदेश जो है वो अनेक स्वतंत्र राजतंत्रों में विभक्त था, जिन्हें महाजनपद के नाम से जाना जाता है। बौद्ध ग्रंथ की बात करें अंगुत्तर निकाय की, जो कि पाली भाषा में है, और जैन ग्रंथ है आपका भगवती सूत्र, जो 16 महाजनपदों की सूची ये दोनों ही ग्रंथ बताते हैं। भगवती सूत्र में महाजनपदों के कुछ अन्य नाम भी मिलते हैं, जैसे कि बंग, मगध, मलय, मालव, कोक्ष। और इन महाजनपदों में 14 में राजतंत्रात्मक और 2 में वज्जी और 2 में जो था वो गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था था। तो वो कौन कौन सा था? एक तो था वज्जी और दूसरा था मल। तो वज्जी और मल में जो है वो गणतांत्रिक शासन व्यवस्था थी। गणतंत्र तो यानी कि कुलीन तंत्र में वज्जी, वैशाली 8 गढ़ों का संघ था। इसमें मोरी, विदेश, शाक्य, कोली आदि शामिल थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने कभी संन्यास ग्रहण नहीं किया था? तो कभी भी संन्यास जो है वो वल्लभाचार्य ने ग्रहण नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 से सूची 2 को मिलाइए। तो भैया मोरी जो थे वो पिपलीवन थे, बुली जो थे वो अलकप्प थे, कालाम जो थे वो केशपुत्र थे, और भग जो थे वो सुषमांग मारगिरी थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 10वीं शताब्दी की एक जैन रचना अजित पुराण के लेखक कौन है? तो ये है आपके रन्ना। अजित पुराण के लेखक है रन्ना। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो भाई सही सुमेलित इसमें नहीं है आपका ऋषभनाथ हस्ती, ये सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो ऋषभनाथ हैं उनका जो प्रतीक चिन्ह था वो वृषभ या न्यगोध था, नेमीनाथ का शंख था यानी मेष श्रृंग, और पार्श्वनाथ का सर्प यानी धव था, और महावीर स्वामी का सिंह यानी कि शाल था। ठीक है, तो ये आपका मैचिंग नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे भी सूची मिलानी है हमको। ठीक है, चलो मिलाते हैं। तो उत्तर जो थी, अच्छा यहाँ पे वैसे करके मिलाना है, चलो हाँ, उत्तर जो थी वो विराट कहलाती थी। विराट उत्तर में था, या उत्तर को विराट, जो भी आप समझ लो। ठीक है, पूर्व जो थी वो आपकी सम्राट होते अरे यहाँ पे राजा की बात हो रही, मैं भी क्या ही बोल रही हूँ। उत्तर में जैसे राजा होते हैं ना, तो उत्तर में राजा को विराट कहा जाता था, पूर्व में जो राजा होता था उसको सम्राट कहा जाता था, पश्चिम में जो राजा होते थे वो स्वराट कहलाते थे, और दक्षिण में जो राजा होते थे वो भोज कहलाते थे। आई बात? मैं भी पता नहीं क्या ही बोलने लगी। ठीक है, तो उत्तर के राजा विराट होते थे, पूर्व के राजा सम्राट होते थे, पश्चिम के राजा स्वराट कहलाते थे, और दक्षिण के राजा भोज कहलाते थे। मतलब राजा की जो उपाधि है, जैसे राजा बोला जाता है, तो वहां पे विराट है ना, इस तरीके से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा समय एक क्वेश्चन में नहीं लेंगे। यहाँ पर भी हमको जो है मिलाप करना है। तो उत्तरया, 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 उत्तरया क्या होता था? उत्तरी, उत्तरया को उत्तरी से मिलाएंगे। अधिवास जो है वो आपका समग्र पोशाक होती थी एक। ठीक है, अजिन जो है वो वैरागियों के वर्ग को बोलते थे, और वाप्ता जो है वो हज्जाम या नापित कहलाता था। ठीक है, नेक्स्ट, वैदिक काल में ग्राम का मुखिया कौन था? तो वैदिक काल में गांव का जो मुखिया होता था वो ग्रामीणी कहलाता था। निम्नलिखित में से कौन वैदिक साहित्य की देवी है? तो वैदिक साहित्य की देवी है वाक। ठीक, आगे बढ़ते हैं। घग्गर हाकरा नदी तंत्र का निम्नलिखित में से किसके द्वारा अध्ययन किया गया था? तो ये अध्ययन किया गया था CF ओल्डहैम के द्वारा। निम्नलिखित हड़प्पा स्थलों में से किस एक स्थल से गर्त आवास के प्रमाणों की प्राप्ति हुई है? तो गर्त आवास आपको मिले हैं कुनाल में। कहाँ मिले हैं? कुनाल में। प्रस्तर निर्मित एक नग्न कबंध मूर्ति जो अपनी तक्षण तकनीक के लिए विख्यात है, किस हड़प्पी स्थल से प्राप्त हुई है? तो ये प्राप्त हुई है आपकी हड़प्पा से। सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस प्रकृति की थी? तो सिंधु घाटी जो सभ्यता थी वो शहरी प्रकृति की थी। ठीक है, बागोर प्रथम काल का संबंध निम्नलिखित में से किस संस्कृति से है? तो बागोर प्रथम काल का जो संबंध है वो आपका मध्य पाषाण संस्कृति से है। लंबवत पुरातात्विक उत्खनन के द्वारा किसी संस्कृति के निम्न में से किस पक्ष का विशेष ज्ञान होता है? तो ये होता है आपका संस्कृति के काल मापन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
निम्नलिखित में से कौन मराठा पैदल सेना के सबसे निचले दर्जे पर था? तो ये था आपका नायक। नायक जो थे वो मराठा पैदल सेना के सबसे निचले दर्जे पर होते थे। महाभारत और रामायण का बांग्ला अनुवाद किसने किया है? तो रामायण और महाभारत का बांग्ला अनुवाद किया है नुसरत शाह ने। किसने किया है? नुसरत शाह ने। नेक्स्ट है 15वीं शताब्दी में जालौर के शासक अखैरज के संरक्षण के किस कवि ने कन्नड़ देव प्रबंधन की रचना पूर्ण की? तो ये पूर्ण की थी पद्मनाभ ने। ठीक है, तो पद्मनाभ ने जो है अखैराज के संरक्षण में पद्मनाभ ने कन्नड़ देव प्रबंधन की रचना पूर्ण की थी। महजर जारी करने का वर्ष था? तो महजर जारी करने का वर्ष था 1579। 1579 में महजर जो है वो जारी किया गया था। नेक्स्ट है अकबर कालीन किन भवनों की स्थापत्य योजना को बौद्ध स्थापत्य से प्रेरणा मिलती है? तो ये है आपकी फतेहपुर सीकरी का पंचमहल और सिकंदरा में अकबर का मकबरा। तो ये दोनों ही जो है बौद्ध स्थापत्य से इनको प्रेरणा मिली है। निम्नलिखित में से कौन सा मुगल भारत में नील उत्पादन का एक महत्वपूर्ण केंद्र था? तो नील उत्पादन का महत्वपूर्ण केंद्र था आपका सरखेज, मुगल भारत में। ठीक है, निम्नलिखित अधिकारियों में से कौन मुगल कालीन भारत में शहरों के प्रशासन से संबद्ध नहीं था? तो नाजिम जो है वो शहरों के प्रशासन से संबद्ध नहीं थे। काजी था, मीरे अदल था, कोतवाल था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 1920 में जहांगीर ने किसके नेतृत्व में कांगड़ा के विरुद्ध अभियान भेजा? तो जहांगीर ने राजा विक्रमजीत के नेतृत्व में कांगड़ा के विरुद्ध अभियान भेजा था। ठीक है, नेक्स्ट है अकबर ने अपनी मनसबदारी प्रणाली में कितनी श्रेणियां बनाई थी? तो अकबर ने अपनी मनसबदारी प्रणाली में 66 श्रेणियां बनाई थी। नेक्स्ट, बाबर की नानी जो यूनुस खान मुगल की पत्नी थी और जिन्होंने बाबर के पिता की मृत्यु के पश्चात अपने पोते के लिए हर तरह का प्रबंध किया और षड्यंत्रकारियों को दबाया, उनका नाम बताइए। तो उनका नाम था ईशान दौलत बेगम। ठीक है, फुतुह उस सलातीन रचना का संबंध इसके इतिहास से है। किसके इतिहास से है? ये है बहमनी। तो फुतुह उस सलातीन रचना का संबंध बहमनी के इतिहास से है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारतीय इस्लामिक वास्तुकला में दोहरे गुंबद का प्रयोग किया जाता था? तो भारतीय इस्लामिक वास्तुकला में दोहरे गुंबद का प्रयोग भवन के अंदर डंठक बनाए रखने के लिए किया जाता था। डंठक है कि ठंडक है? ठंडक बनाए रखने के लिए। ठीक है, तो मकबरों की जो अष्टभुजाकार मध्य का आकृति है वो मध्यकालीन भारत के लोधी वंश की विशेषता थी। ठीक है, तो लोधी वंश को मकबरों का काल भी कहा जाता है और लोधी काल के मकबरों को दो भागों में यानी कि अष्टभुजी अठपहला और चतुर्भुज यानी कि वर्गाकार मकबरों में बांटा जा सकता है। प्रथम अष्टभुजाकार जो मकबरा है वो दिल्ली में स्थित खाने तेलंगानी का मकबरा है। सिकंदर लोधी का मकबरा भारत में निर्मित दोहरे गुंबद का प्रयोग किया गया था तथा ये प्रथम इमारत है। दोहरे गुंबद का प्रयोग भवन के अंदर ठंडक बनाए रखने के लिए किया जाता था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तुगलकाबाद शहर का निर्माण करवाया गया था? तो तुगलकाबाद शहर का निर्माण जो है वो गियासुद्दीन तुगलक के द्वारा करवाया गया था। ठीक, तो तुगलकाबाद नगर या शहर 1320 में गियासुद्दीन तुगलक का मकबरा पंचबुजी नहर ए बाइस्ट दिल्ली में बनवाया गया था। ठीक है, गियासुद्दीन तुगलक के द्वारा। चलो आगे बढ़ते हैं। सल्तनत काल के दौरान खराज डैश पर एक कर था? तो खराज जो था वो कृषि योग्य भूमि पर एक कर हुआ करता था। ठीक, नेक्स्ट, खालिसा भूमि क्या थी? खालिसा भूमि जो थी वो राज्य के सीधे नियंत्रण में जो भूमि होती थी वो खालिसा भूमि कहलाती थी। नेक्स्ट है यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है भैया। तो ये हो गया आपका कबीर। कबीर जो थे वो जुलाहा थे। ठीक है, रैदास जो थे वो मोची थे, सेना जो थे वो नाई थे और धन्ना जो थे वो किसान थे। ठीक है, ऐसे मिल जाएगा। सिलसिला क्या होते थे भाई बताओ? सिलसिला क्या होते थे? तो सिलसिला जो है वो एक सूफी वंशावली होती थी। ठीक है, रायचूर के युद्ध में कौन पराजित हुआ था? तो रायचूर के युद्ध में इस्लाम आदिल शाह पराजित हुआ था। नेक्स्ट, दक्षिण में बहमनी राज्य का संस्थापक था? तो दक्षिण में बहमनी राज्य का संस्थापक था अलाउद्दीन बहमन। निम्न में से किस सुल्तान ने 40 दल को भंग यानी कि दमन किया? तो 40 दल का जो दमन किया था वो गियासुद्दीन बलबन ने किया था।
थे ना। 43 दल यानी कि जो इल्तुतमिश ने बनाया था। इल्तुतमिश के समय पे तुर्क गुलाम यानी कि शमशी गुलाम स्वामी भक्त थे और इनकी मृत्यु के बाद तुर्की दास यानी तुर्की गुलाम अधिकारी अपने को सुल्तान का दास कहने लगे। तुर्की गुलाम के इसी वर्ग से इल्तुतमिश ने 40 दल तुर्काने चेलगानी बनाया था। 40 दल का काल 1236 से 1266 तक माना जाता है और सुल्तान बनने के बाद बलबन ने 40 दल को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत में कितने राजवंश थे बताइए। तो दिल्ली सल्तनत में आपके 5 राजवंश थे। कौन कौन से? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। ठीक है, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। चलो, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क आक्रमणकारी कौन था? तो भैया प्रथम तुर्क आक्रमणकारी था सुबुक्तुगीन, सुबुक्तुगीन या सुबुक्तुगीन, जो भी आप नाम इसको पढ़े। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पहली समानांतर सरकार कहां स्थापित हुई थी? तो ये हुई थी आपकी 3 जगह पे, जिसमें से बलिया उत्तर प्रदेश आ जाता है, सतारा में, सबसे पहले तो बलिया उत्तर प्रदेश में, फिर उसके बाद सतारा, तामलुक, कोत्तई, तलवर में। ठीक है, सतारा में महाराष्ट्र, सतारा महाराष्ट्र में हुई थी, तामलुक आपकी वहां पर हुई थी बंगाल में और बलिया उत्तर प्रदेश में, 3 जगह। ठीक है, चलो। महिलाओं ने डैश जैसी पारंपरिक भूमिकाओं और सद्गुणों को बनाए रखा और इसके बावजूद उन्होंने अपने जीवन साथियों को राष्ट्रवादी गतिविधियों का समर्थन किया। तो ये किसका आंसर, इसका आंसर क्या होगा बताओ भाई? इसका आंसर होगा पर्दा। तो महिलाओं ने पर्दा जैसी पारंपरिक भूमिकाओं और सद्गुणों को बनाए रखा, इसके बावजूद उन्होंने अपने जीवन साथियों की राष्ट्रवादी गतिविधियों का समर्थन किया था। नेक्स्ट है, किस अवसर पर गांधी जी ने कैसरे हिंद की उपाधि त्यागी थी? तो कैसरे हिंद की जो उपाधि त्यागी थी वो असहयोग आंदोलन के समय पर त्याग दी थी। मुस्लिम लीग ने किस दिन स्वतंत्रता दिवस मनाया? तो मुस्लिम लीग ने स्वतंत्रता दिवस मनाया था 22 दिसंबर 1939 को, मुक्ति दिवस। 1990 में विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा मित्र मेला का शुभारंभ कहाँ किया गया था? तो मित्र मेला का जो शुभारंभ है वो नासिक में किया गया था। नेक्स्ट है, राजनीतिक संगठन स्थापना का वर्ष बताइए। तो इंडियन एसोसिएशन की जो स्थापना होती है 1876 में होती है। कौन कर रहा है? तो ये कर रहे हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। कहाँ कर रहे हैं? कलकत्ता में कर रहे हैं। ठीक है, महाजन सभा की जो स्थापना है वो मद्रास महाजन सभा 1884 में होती है। कहाँ पर होती है? मद्रास में होती है। एम वी राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम अय्यर, पी आनंद चार्लू के द्वारा की जाती है। द बॉम्बे एसोसिएशन 1852 में जो है इसकी वो होती है दादा भाई नेरोजी, जमशेद जी जेजी भाई, विनायक शंकर शेठ। पूना सावनी सभा की स्थापना 1870 में होती है और जस्टिस एम जी रानाडे, जी वी जोशी, एम सब चिपळूणकर के द्वारा। ठीक, आगे बढ़ो। फिर से सूची मिलाने में थकावट हो जाती है मुझे। चलो मिला लेते हैं सूची। संगठन में स्थान मिलाने, रानुमाई मजियादान सभा वो है आपकी बंबई में हुई। दार उल उलूम देवबंद, नदवा उल उलेमा लखनऊ, मोहम्मद एजुकेशन कॉन्फ्रेंस अलीगढ़। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अरे इतना नहीं, 2 क्वेश्चन आने चाहिए। दयान प्रकाश पत्र संबंधित है। तो दयान प्रकाश पत्र संबंधित है आपका परमहंस मंडली से। ठीक है, भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्टरेशन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे भैया? तो फिल्टरेशन सिद्धांत के प्रतिपादक थे मैकाले। ठीक है, नेक्स्ट, क्लेमेंसी रेजोल्यूशन कब पारित किया गया था? तो क्लेमेंसी रेजोल्यूशन जो है ये 31 जुलाई 1857 को पारित किया गया था। अवध में एका संगठन संबंधित था। तो अवध में एका संगठन किसानों का संगठन था, किसानों से संबंधित था। ठीक है, कूका आंदोलन के संदर्भ में निम्न में से किसे काले पानी की सजा सुनाई गई थी? तो कूका आंदोलन में बाबा गुरुराम सिंह को काले पानी की सजा सुनाई गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो रेल निर्माण की गारंटी प्रणाली के तहत कंपनियों को उनके पूंजी निवेश पर न्यूनतम 6% लाभांश की गारंटी दी गई और इस गारंटी प्रणाली ने भारत से धन के परिक्रम में भारी योगदान। तो भैया ये आपका जो है आर सही है लेकिन ए आपका गलत है। ठीक है, चलो
अंग्रेजों ने परिसीमन कानून क्यों पारित किया, जिसमें कहा गया कि साहूकारों और रैयतों के बीच हस्ताक्षरित ऋण बॉन्ड की वैधता केवल 3 वर्षों के लिए होगी। तो इसमें से आंसर कोई भी नहीं है इसमें, ठीक है। देखो, ब्रिटिशों के द्वारा जो है वो 1859 में परिसीमन कानून पारित किया गया था, ठीक है। और इसमें प्रावधान किया गया कि ऋण अनुबंध पत्रों की कोई कानूनी बाध्यता नहीं होगी। साहूकार और किसानों के मध्य हस्ताक्षरित ऋण अनुबंध पत्रों की वैधता केवल 3 वर्ष के लिए होगी। और इस कानून का उद्देश्य ना तो किसानों और ना ही साहूकारों के हित के लिए बनाया गया था, बल्कि इसका उद्देश्य जो है वो सरकार की शक्ति को बढ़ाना था, और सरकार के हितों को बढ़ाने के लिए ये कानून के उल्लंघन से भी गुरेज नहीं करता था, ठीक है। चलो, सबसे अधिक बोली लगाने वाले को भूमि राजस्व वसूल करने का अधिकार देने की व्यवस्था का प्रारंभ सर्वप्रथम किसने किया है, बताओ। ये किया है क्लाइव ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 1833 के चार्टर एक्ट में निम्नलिखित में से एक का उल्लेख नहीं था। तो ये है, कंपनी के डायरेक्टरों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई, जिसमें से 6 ब्रिटिश सम्राट के द्वारा मनोनीत होने थे। नेक्स्ट है, किस भारतीय शासक ने अपने अधिकारियों एवं सिपाहियों को वेतन देने के लिए महादारी पद्धति को अपनाया था। तो ये अपनाया था राणा रणजीत सिंह ने, ठीक है। कलकत्ता के फोर्ट विलियम का प्रथम सभापति कौन था। तो कलकत्ता के फोर्ट विलियम का प्रथम सभापति था चार्ल्स आयर। निम्नलिखित अवध के नवाबों को काल क्रमानुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये है आपका आसफ उद्दौला, मिर्जा वजीर अली, शहादत अली खान द्वितीय और गाजीउद्दीन। निम्नलिखित में से किसने फतेह चंद को जगत सेठ की उपाधि प्रदान की थी। फतेह चंद को जगत सेठ की उपाधि किसने प्रदान की थी। तो ये प्रदान की थी सिराजुद्दौला ने। सिराजुद्दौला ने फतेह चंद को जगत सेठ की उपाधि प्रदान की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हिस्ट्री का। डचों ने भारत में अपना पहला उपनिवेश कहाँ स्थापित किया। तो डचों ने भारत में अपना पहला उपनिवेश जो है वो पुलिकट में स्थापित किया था, ठीक है। तो यहाँ से आपके हिस्ट्री के क्वेश्चन हो जाते हैं फिनिश। और अब हम चलेंगे इकोनॉमिक्स में, यानी कि अर्थशास्त्र में। तो अर्थशास्त्र के फटाफट से क्वेश्चन कर लेंगे हम जल्दी जल्दी से, ठीक है। चलो, तो जिसका जिसका भी भैया इकोनॉमिक्स है आ जाओ भैया मैदान में। चलो स्टार्ट करें। सांख्यिकी समंकों का मुख्य लक्षण है। तो सांख्यिकी समंकों का मुख्य लक्षण है उपयुक्त सभी, यानी कि समंक संख्यात्मक रूप से प्रस्तुत किया जाता है। समंक तथ्यों के समूह है और समंकों को अनुमान के द्वारा एकत्र किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा साधन निजीकरण की प्रक्रिया का सही वर्णन करता है। तो निजीकरण की प्रक्रिया का सही वर्णन करता है। निजीकरण प्रक्रिया में सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को निजी क्षेत्र को बेचना शामिल है, ठीक है। समेकित बाल विकास सेवाएं भारत सरकार के द्वारा डैश की समस्या हल करने के लिए शुरू किया गया एक प्रोग्राम है। तो ये है आपका कुपोषण। कुपोषण की समस्या हल करने के लिए शुरू किया गया एक प्रोग्राम है। नेक्स्ट है, कौन सा गलत है। तो यहां पर आपका बी गलत है, यानी कि ये गलत है। श्रम शक्ति बराबर कार्यबल माइनस बेरोजगार नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में गरीबी रेखा का अनुमान लगाने की विधि इनमें से कौन सी है। तो भारत में गरीबी रेखा का अनुमान लगाने की विधि है आपकी आय विधि, ठीक है। व्यक्तिक आय निम्नलिखित में से किसके बराबर होती है। तो व्यक्तिक आय जो है वो आपकी राष्ट्रीय आय प्लस हस्तांतरण भुगतान प्लस अवतरित लाभ माइनस निगम कर के बराबर होती है। निम्नलिखित में से कौन भारत की राष्ट्रीय आय का मापक नहीं है। तो भारत की राष्ट्रीय आय का मापक नहीं है आपकी बचत विधि, ठीक है। नेक्स्ट है, अनुकूलतम जनसंख्या वो होती है जो प्रति व्यक्ति अधिकतम आय प्रदान करती है। ये कथन किसका है। तो ये कथन है डॉल्टन का। ये कथन है डॉल्टन का। नेक्स्ट है, दो क्वेश्चन नहीं आ पा रहे हैं ना इसमें। जननांकीय लाभांश के पूर्ण लाभ को प्राप्त करने के लिए हमारे देश में क्या किया जाना चाहिए। तो हमारे देश में कौशल विकास को प्रोत्साहन किया जाना चाहिए। जिस आगत निर्गत यानी इनपुट आउटपुट मॉडल में अंतर्जात अंतिम मांग सदिश होता है वो क्या कहलाता है। तो वो कहलाता है आपका बंद आगत निर्गत मॉडल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रेबिस सिंगर परिकल्पना संबंधित है। तो प्रेबिस सिंगर परिकल्पना जो है वो आपकी विकासशील देशों के व्यापार की शर्तों से संबंधित है। नेक्स्ट है, लुकास के वृद्धि मॉडल में विकास का मुख्य निर्धारक निम्नलिखित में से कौन है। तो ये है आपका मानव पूंजी में निवेश।
नेक्स्ट है भारत में नियोजित विकास मॉडल कब से अपनाया गया था? तो भारत में नियोजित विकास मॉडल जो है 1 अप्रैल 1951 से अपनाया गया था। तो भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। तो भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जो है वो 1952 में हुआ है। नेक्स्ट है अविकसित अर्थव्यवस्था में उत्पादन तकनीकें डैश होती हैं। तो ये है आपकी पिछड़ी होती हैं। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा हस्तांतरण के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है स्विफ्ट विधि का उपयोग। भारत में चालू खाता घाटे को बढ़ाने के लिए किस वस्तु का सर्वाधिक योगदान है? तो ये है पेट्रोलियम उत्पाद और सोना का। उदारीकरण के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किस खाते में रुपए को पूर्ण परिवर्तनशील बनाया है? तो ये है आपका व्यापार खाता। निम्न में से कौन सा कारक निर्यात प्रोत्साहन के लिए उपयुक्त नहीं है? तो ये आपका घरेलू बाजार में वस्तुओं की आपूर्ति बढ़ाने के लिए। जब एक राष्ट्र आयात शुल्क लगाता है तो राष्ट्र का प्रस्ताव वक्र यानी कि ऑफर वक्र होगा। तो ऑफर वक्र आपका जो है वो होता है ये अक्ष जो निर्यात वस्तु का माप करता है और दूर खिसक जाएगा। नेक्स्ट है देश में स्थापित प्रथम दीर्घकालीन औद्योगिक ऋण प्रदान करने वाली संस्था है। तो ये है आपकी IFCI। ठीक है। भारत के बैंकों को उनके जोखिम पूर्ण संपत्तियों और पूंजी के बीच एक निश्चित अनुपात अनुरक्षित करना इसे कहते हैं हम पूंजी से जोखिम भारी पर्याप्त अनुपात CRAR। निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री का संबंध संकलन की समस्या से है? तो ये है आपका विक्सटीड का। टोबिन के मुद्रा मांग सिद्धांत में मुद्रा शेष का कार्य है। तो ये है आपका मूल के संग्रहण हेतु प्रयोग करना। कीमत स्तर और मुद्रा के मूल्य में संबंध होता है। तो ये होता है विपरीत संबंध। ठीक। निम्नलिखित में से किसने सार्वजनिक ऋण को बोझ से संबंधित समस्या का प्रतिपादन किया है? तो ये किया है ED डोमर ने और साथ में AC पीगू ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित में से कौन सा सही है? तो इसमें सही है आपका प्रत्यक्ष कर का प्रभाव और भार दोनों एक ही व्यक्ति पर पड़ता है। आगम घाटा सकल राजकोषीय घाटा अनुपात सर्वाधिक रहा है। तो ये रहा है आपका 2008 से लेके 2009 में। नेक्स्ट है ऋणात्मक बहिस्थिति को डैश के रूप में भी जाना जाता है। तो ये बाहरी अलाभ के रूप में। करभार के प्रसरण सिद्धांत में किस अर्थशास्त्री का महत्वपूर्ण स्थान था? तो ये महत्वपूर्ण स्थान था आपका कैनाड का। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक सिमुलेशन के व्यापार चक्र मॉडल में निवेश फलन का सही निरूपण करता है? तो ये करता है आपका IT बराबर B। अब इसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता है, CT। ठीक है, तो जिसका इकोनॉमिक्स है वो समझ जाएगा। IS वक्र को व्युत्पन्न करने पर प्रथम भाग है। तो ये है आपका विनियोग फलन जो विनियोग और ब्याज दर में विपरीत संबंध प्रदर्शित करता है। स्थायी आय परिकल्पना के अनुसार निम्नलिखित में से किन चरों के युग्मों के बीच धनात्मक सहसंबंध होता है? तो ये होता है आपका स्थायी आय और स्थायी उपभोग। AD वक्र का दाईं ओर विस्थापन डैश के कारण हो सकता है। तो ये हो सकता है आपका उपभोक्ता विश्वास में वृद्धि के कारण। नेक्स्ट है व्यापार चक्र गुणक और त्वरक की परस्पर प्रक्रियाओं के कारण सृजन होते हैं। उपयुक्त कथन पर आधारित व्यापार चक्र क्या है? सिमुलेशन का है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन कीन्स के आय और रोजगार सिद्धांत की मान्यता नहीं है? तो ये है कीन्स का सिद्धांत अपूर्ण प्रतियोगिता पर आधारित है। मजदूरी कोष सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो मजदूरी कोष सिद्धांत JS मिल के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट है ऋणदेय निधि सिद्धांत के अनुसार ब्याज दर निम्नांकित में से फलन है। तो ब्याज दर किसका फलन है भाई बताओ? तो ब्याज दर जो है वो ये निवेश का, मुद्रा के अपसंचयन की इच्छा का और मुद्रा की मात्रा का। नेक्स्ट है निम्नलिखित अर्थशास्त्रियों में से किनका संबंध आभासी लगान की अवधारणा से है? तो आभासी लगान की अवधारणा जो है वो मार्शल के द्वारा दी गई थी। ठीक है। एकाधिकार के लिए उसके उत्पाद की आड़ी लोच शून्य होती है। ठीक है। विक्रय लागत अवधारणा प्रासंगिक है। तो विक्रय लागत अवधारणा प्रासंगिक है एकाधिकारिक प्रतियोगिता के अंतर्गत। निम्नलिखित में से कौन सा कारक एक अल्पाधिकारी उद्योग में अन्य फर्मों के प्रवेश को बाधित नहीं करेगा? मांग में वृद्धि। किस प्रकार की बाजार प्रणाली में सामूहिक सौदेबाजी मजदूरी को प्रभावित करने में सफल नहीं होगी? पूर्ण प्रतियोगिता। प्रामाणिक समरूप वस्तुओं के उत्पादन करने वाली फर्मों के योग को डैश कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्योग कहते हैं। किसी उत्पादन के साधन का वास्तविक दुर्बलता मूल्य होता है उसका
छाया मूल्य। अल्पाधिकार बाजार के लिए क्या एक सही है? तो ये है अनेक समझौते किए जाते हैं। अल्पकाल में एक फर्म घाटे के समय उत्पादन तब बंद कर देगा जबकि औसत परिवर्तनशील लागत से कम कीमत हो। ठीक है, नेक्स्ट है, अरे जब औसत AR आगम वक्र ऊपर से नीचे की ओर होगा तो सीमांत आगम MR वक्र क्या होगा? औसत आगम AR वक्र से अधिक झुका हुआ होगा। अभिकथन दीर्घकालिक लागत वक्र U आकार का होने के बजाय L आकार का होता है और दीर्घकाल में बड़े संयंत्रों के उत्पादन की नई तकनीक प्रति इकाई उत्पादन की कुल लागत कम करती है। तो ये है आपका A और R दोनों सत्य और RA की सही व्याख्या है। हास्यमान प्रतिफल नियम संबंधित है। तो हास्यमान नियम प्रतिफल संबंधित है एक परिवर्तनशील साधन के सीमांत उत्पाद से। पूंजी और श्रम की निरंतर प्रतिस्थापन किसके द्वारा दर्शाया गया? रैखिक समोत्पाद वक्र के द्वारा। प्रतिफल की आंतरिक दर छूट की वो दर है जो किसी के शुद्ध वर्तमान मूल्य को निर्धारित करती है। तो ये करती है 0 से बराबर। व्यापार तटस्थता वक्र की संकल्पना के प्रस्तुतकर्ता हैं। तो प्रस्तुतकर्ता कौन है? जेम्स मीड। उदासीन वक्र एक दूसरे को नहीं काटते। क्यों? क्योंकि प्रत्येक वक्र संतुष्टि के भिन्न स्तर का घोतक होता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक निकृष्ट वस्तु है? तो ये है केरोसिन। केरोसिन एक निकृष्ट वस्तु है। गिफेन विरोधाभास तब होता है जब आय का प्रभाव जो है वो नकारात्मक और प्रतिस्थापन से अधिक होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्लासिकी लेखक जल हीरा विरोधाभास को सुलझाया नहीं पाए क्योंकि वे भेद नहीं कर सके। औसत उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता, कुल उपयोगिता और सीमांत लागत। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा MU और TU के बीच, यानी कि सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता के बीच में। एक उपभोक्ता की मांग में खिसकाव किसके परिवर्तन से होगा? तो एक उपभोक्ता की मांग में खिसकाव जो है वो आपका उपभोक्ता की आय, संबंधित वस्तु की कीमत और उपभोक्ता के स्वाद और पसंद से होगा। ठीक है, नेक्स्ट है मांग की आड़ी लोच की अवधारणा प्रस्तुत की थी। तो मांग की आड़ी लोच की अवधारणा जो है वो हिक्स ने प्रस्तुत की थी। यदि एक आरेखी मांग वक्र का लोच सदा ही स्थिर रहता है तो वक्र का ढलान जो है वो बिंदु दर बिंदु क्या होगा? बदलेगा। मांग की आड़ी लोच की वैज्ञानिक व्याख्या को किसने दिया है? तो ये दिया है आपका रॉबर्ट ट्रिफिन ने। ठीक है, नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स का। क्या पूर्ति की लोच का निर्धारण नहीं करता निम्नलिखित में से? तो ये है आपका उपभोक्ता की व्यय योग्य आय जो है वो पूर्ति की लोच का निर्धारण नहीं करता है। ठीक है, अब यहाँ से आपकी इकोनॉमिक्स फिनिश हो जाती है और हम शुरू कर देंगे सिविक्स। तो आज मैं थोड़ा सा फास्ट करा रही हूँ क्योंकि कल का वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया था तो मुझे लगा शायद बहुत है। तो आज मैं डिस्क्रिप्शन बिल्कुल नहीं दे रही हूँ, 1-2 दिए होंगे मैंने, बाकी नहीं दे रही हूँ। तो चलो भाई मैदान में आ जाओ, जिसका जिसका सिविक्स है फटाफट से। पॉलिटी, तो पहला क्वेश्चन है स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो स्थानीय स्वशासन का जनक कहलाता है रिपन। ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा भारत के नागरिकों को वयस्क मताधिकार प्रदान किया जाता है? तो वयस्क मताधिकार प्रदान किया जाता है अनुच्छेद 326 के द्वारा। दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष में लागू किया गया? तो दल बदल विरोधी कानून आपका 1985 में लागू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मंडल आयोग को आधिकारिक तौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो मंडल आयोग को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग आयोग के नाम से जाना जाता है। निम्नांकित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को राज्य विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति प्रदान करता है? तो ये करता है अनुच्छेद 213। संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसे देता है? तो संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। संसदीय सरकार में कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियां किसमें निहित है? तो संसदीय सरकार में कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियां जो है वो आपकी मंत्रिपरिषद में निहित होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति संघीय कैबिनेट की सलाह मानने के लिए बाध्य है? तो ये है आपका अनुच्छेद नंबर 74। ठीक है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है? तो बिल्कुल होती है जब साधारण विधेयक के संबंध में। ठीक है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है साधारण विधेयक के संबंध में। ठीक है, नेक्स्ट है
भारत में कौन सी प्रणाली है? तो भैया भारत में संघात्मक होते हुए भी एकात्मक प्रणाली है। ठीक है। भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार किन अनुच्छेदों के द्वारा प्रदान किए जाते हैं? तो अनुच्छेद 23 और 24 में आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया हुआ है। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता का अंत किया गया है? तो अनुच्छेद 17 के द्वारा अस्पृश्यता का अंत किया गया है। ठीक है। भारत का संविधान मान्यता देता है धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक, ठीक है, मान्यता देता है। नेक्स्ट है, आपात के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंधों का निलंबन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये आपका अनुच्छेद 358 में वर्णित है। भारत के संविधान में 86वें संविधान संशोधन के पश्चात कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो भैया 11 मौलिक कर्तव्य हो गए थे फिर। ठीक है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सेवाओं में प्रावधान निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो ये अनुच्छेद 335 के तहत किया गया है। किस मामले में उच्चतम न्यायालय के द्वारा भारत के संविधान की प्रस्तावना को संविधान के भाग के रूप में स्वीकार किया गया? तो ये किया गया केशवानंद भारती केस में। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक भारत में कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं है? तो भैया कैबिनेट मिशन के सदस्य थे स्टेफोर्ड क्रिप्स, पेंटिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर। नेक्स्ट है, गोलकनाथ केस के द्वारा प्रेरित भारत के संविधान में कौन सा संशोधन किया गया था? तो गोलकनाथ से प्रेरित करके क्या किया गया था संशोधन? 24वां संशोधन किया गया था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहां से सूची 1 को सूची 2 से हमको मिलाना है। ठीक है, चलो मिलाते हैं। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की है 8 डिफीट ऑफ महात्मा गांधी, महात्मा गांधी की है यंग इंडिया, मौलाना AK आजाद की है इंडियन मीन्स फ्रीडम और सुभाष चंद्र बोस की है द इंडियन स्ट्रगल। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन अतिवादी नहीं था? तो अतिवादी इसमें से गोपाल कृष्ण गोखले नहीं थे। ठीक है। महात्मा गांधी के द्वारा आरंभ किया गया निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम सत्याग्रह था? चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किसने कहा कि आधुनिक सभ्यता 4 दिन की चांदनी है? तो आधुनिक सभ्यता 4 दिन की चांदनी है, ये गांधी जी ने कहा था। कौटिल्य के अनुसार निम्न में से कौन सा राज्य का अंग नहीं है? तो राज्य का अंग आपकी सेना नहीं है, स्वामी है, अमात्य है, मित्र है, दुर्ग है ना? ये 7 उन्होंने बताए थे। निम्नलिखित में से किसने कौटिल्य द अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी है? तो ये लिखी है LN रंगराजन ने। किसने कहा कि मनुष्य को सोचने के पूर्व खाना चाहिए, खाने के लिए उसे उत्पादन करना होगा, उत्पादन एक मूल कार्यकलाप है? तो ये कहा है कार्ल मार्क्स ने। नेक्स्ट है, खोज की स्वतंत्रता और अमूर्त व्यक्ति का पैगंबर माना जाता है? तो ये माना जाता है उपयुक्त में से कोई नहीं। द फिलॉसफी ऑफ राइट डैश के द्वारा लिखी गई थी? ये लिखी गई थी हेगल के द्वारा। किसने हीगल की राज्य की पूजा के योगदान एवं अधिनायकवाद के विकास के लिए निंदा की है? ये की है कार्ल पापर ने। निम्नलिखित में से किसने धन की तुलना महिला से की? धन की तुलना महिला से की है मैकियावेली ने। अब यहाँ पे विचार और विचारक को हमें मिलाना है भैया। चलो विचार और विचारक मिलाते हैं। तो ये देखो, सामान्य इच्छा जो है वो रूसो की विचार है, असीम प्रभुसत्ता हॉब्स का विचार है, सीमित सरकार लॉक का विचार है और नव राजनीति विज्ञान मैकियावेली का विचार है। ठीक है, आगे बढ़ो, फटाफट से कर लें। आज मैं सोचू 1 घंटे में ही आपका करवा दूं, देखते हैं कितने मिनट हो पाता है। 1 घंटे से ऊपर हो पाता है क्या? निम्नलिखित में से कौन आत्मरक्षा के अधिकार को व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार मानता है? तो ये मानता है आपका हॉब्स। किसने कहा कि मानव के विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाना वर्तमान और भविष्य की नस्लों को लूटने के समान है? ये कहा है JS मिल ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से शासन के किस प्रकार को मैकियावेली द्वारा पसंद किया गया था? ये किया गया था राजतंत्र को। नागरिकता की अवधारणा में किसने गुलामों को बाहर रखा है? तो ये बाहर रखा है आपका अरस्तु ने। प्लेटो की पुस्तक रिपब्लिक का केंद्रीय विषय है? तो प्लेटो की पुस्तक रिपब्लिक का केंद्रीय विषय है न्याय की व्याख्या एवं प्राप्ति। नेक्स्ट है, राजनीति के समूह सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? तो ये था आपका आर्थर बेंटेले। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के अनेक उपकरण हैं, इनमें 2 सर्वाधिक लोकप्रिय उपकरण है, ये है जनमत संग्रह और आरंभक।
वैज्ञानिक व्यक्तिवाद की अवधारणा का विकास किसने किया है? तो ये किया है आपका स्पेंसर ने। किस कृति को साम्यवाद की बाइबल कहा जाता है? तो साम्यवाद की बाइबल कहा जाता है दास कैपिटल को। फांसीवाद ने राज्य को माना है, तो फांसीवाद ने राज्य को माना है व्यक्तियों पर एक निरंकुश शक्ति। ठीक है, नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा एक सिद्धांत मार्क्सवाद का अंग नहीं है? तो ये है आपका कल्याणकारी राज्य। निम्नलिखित में से कौन सा मार्क्सवाद से संबंधित नहीं है? तो ये है आपका यद्भाव्यम। निम्नलिखित में से कौन इंग्लैंड में लेसे फेयर सिद्धांत का प्रतिपादक नहीं था? एडम स्मिथ। न्याय का वितरणात्मक सिद्धांत प्रस्तुत किया गया है रॉल्स के द्वारा। स्वतंत्रता, समानता और विश्व बंधुत्व नारा है, तो ये है आपका 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के घोषणा पत्र का। कौन इस विचार का समर्थक है कि वितरणात्मक समानता को लोगों की सामर्थ्य समान करने से संबंधित होना चाहिए? अमर्त्य सेन को। ये कथन किसका है कि न्याय आनुपातिक होता है? तो ये है न्याय आनुपातिक होता है अरस्तु। निम्नलिखित में से किसने अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा 1776 में लिखी थी? ये लिखी थी थॉमस जेफरसन ने। आधिकारिक कानूनों का तथा केवल कानूनों का फल है, बिना कानूनों के कोई अधिकार नहीं, कानूनों के खिलाफ कोई अधिकार नहीं और कानूनों से पहले कोई अधिकार नहीं। ये कथन किसका है? ये है आपका बेंथम का। कानून राज्य का पूर्ववर्ती है और राज्य से ऊपर है, ये निम्नलिखित में से किसका मत है? ये मत है आपका लियो ड्यूग्वी का। ड्यूग्वी। किसने कहा कि संप्रभु राज्य के दिन अब लद चुके हैं? तो ये कहा है आपका एडी लिंडसे ने। जितनी प्रभु सत्ताएं होती हैं उतनी ही राज्य होते हैं, ये विचार किस लेखक का है? तो ये विचार है आपका मैकाइवर का। किसने विचार दिया था कि चूंकि समाज का स्वरूप संघात्मक है इसलिए सत्ता का स्वरूप भी संघात्मक होना चाहिए? ये कहा है लास्की ने। प्रभु सत्ता के कानूनी सिद्धांत के प्रतिपादन का श्रेय दिया जाता है, तो ये श्रेय दिया जाता है ऑस्टिन को। राज्य की उत्पत्ति के किस सिद्धांत ने राज्य को क्रमिक विकास का परिणाम कहा है? तो ये कहा है ऐतिहासिक और विकासवादी सिद्धांत। ये निश्चित है कि सरकार की उत्पत्ति बल प्रयोग के परिणाम स्वरूप और बल प्रयोग द्वारा होती है, ये कथन किसका है? ये है स्पेंसर का। लॉक ने समर्थन किया, तो लॉक ने समर्थन किया है आपका शानदार क्रांति का। किसका किया है? शानदार क्रांति का। नेक्स्ट है, राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक अनुबंध सिद्धांत के प्रमुख प्रतिपादकों के सही समूह की पहचान करें, तो ये है आपका हॉब्स, लॉक और रूसो। और नेक्स्ट और आपके दो क्वेश्चन, अच्छा भी एक और है द मॉडर्न स्टेट के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो मॉडर्न स्टेट के लेखक हैं आपके मैकाइवर। नेक्स्ट है, नागरिक शास्त्र के शिक्षण का प्रमुख लक्ष्य अच्छे नागरिक और उच्च श्रेणी का नागरिक चरित्र उत्पन्न करना है, ये किसने कहा है? ये कहा है बेनिंग एंड बेनिंग ने। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजनीतिक सिद्धांत का प्राचीनतम उपागम माना जाता है? तो ये है दार्शनिक उपागम। ठीक है, तो इसी के साथ ही आपका प्रैक्टिस सेट हो जाता है समाप्त। आई होप आपको आज की ये क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और स्टडी विद एनु के साथ कनेक्टेड रहे। कैसा लग रही है आपको क्लास? अगर बहुत फास्ट चल रही हूँ तो भी बता दीजिए। कल बहुत लेंदी हो गई थी इसलिए मैंने आज थोड़ा सा कम टाइम में करने की कोशिश करी है, लेकिन फिर भी आप समझ सकते हैं 4 पेपर एक साथ करा रही हूँ मैं। बहुत ही आज तो फास्ट कराया है। अगर आपको ऐसे ही चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ऐसे ही चलने दीजिए, और अगर डिस्क्रिप्शन के साथ चाहिए तो वो भी बताइएगा। डिस्क्रिप्शन के साथ अगर आपको चाहिए होगी तो फिर क्लास काफ़ी लंबी जाएगी, तो उसके लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। और मैं एक एक पार्ट में नहीं कराऊंगी क्योंकि समय नहीं बचा है अब, और 10 दिन में मुझे ये ख़त्म कराना है। 10 सेट हैं, 10 दिन में 10 सेट ख़त्म करेंगे हम। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल। और दोबारा से बोल देती हूँ हैप्पी न्यू ईयर और जॉब लग जाएगी तो हैप्पी न्यू ईयर और अच्छे से मनेंगे और नए नए साल हम बहुत अच्छे से मना पाएंगे। तो चलिए पढ़ते रहिए, तब तक के लिए कल मिलते हैं, बाय बाय। और स्टडी भी दोनों के साथ कनेक्टेड रहिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके।